नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। जैसा कि एनालिस्ट का सुझाव है, लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बड़े कदम उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे मौजूदा ब्रेकआउट से बाहर निकलने के अपने प्रयास में विफल रहे हैं। ड्यूअलिटी प्रॉब्लम यानी ऑल्ट कॉइन के सीजन और लिक्विडिटी प्रेशर के कारण कीमतें नीचे की ओर फंसी हुई है। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट की चूक की चिंता इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर भारी पड़ी है। बैकड्रॉप के खिलाफ बिटकॉइन और इथेरियम क्रमश $27,000 और $1,800 के स्तर के आसपास दिखाई दिए। बिटकॉइन वर्तमान में $27,392.02 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 24 घंटे की ट्रेडिंग रेंज $26,590.05 और $27,416.89 के बीच है। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लगभग 1.5% ऊपर है। इथर $1,823.86 पर फ्लैट ट्रेड कर रहा है। एनालिस्ट ने बताया कि हाल के दिनों में मार्केट में कम लिक्विडिटी के कारण वॉलेटिलिटी के थोड़ा वापस आने के बावजूद क्रिप्टो प्राइस एक्शन अपेक्षाकृत कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.75% बढ़कर $1.14 ट्रिलियन हो गया। इसी अवधि के दौरान कुल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 20.76% बढ़कर $34.42 बिलियन हो गई है। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.39 बिलियन या टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 6.94% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $31.56 बिलियन है, जो कि क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम का 91.70% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.59% है। दिन में 0.11% की वृद्धि दिखाई दी। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर पिछली बार 0.74% ऊपर 37,883.02 पर था। इस बीच $82 बिलियन USDT स्टेबल कॉइन जारी करने वाले टेदर ने 2023 की क्वार्टर 1 में $1.48 बिलियन का नेट प्रॉफिट दर्ज किया और BTC होल्डिंग में $1.5 बिलियन का खुलासा भी किया। कंपनी ने प्रॉफिट का उपयोग करके स्टेबल कॉइन रिजर्व के लिए बिटकॉइन खरीदने का फैसला किया है। एक अन्य स्टेबल कॉइन इशुअर सर्किल ने 31 मई से अधिक मैच्योर होने वाले ट्रेजरी बिलों को हटा दिया है। इसके बजाय एसेट्स को कैश और रातों रात रीपर्चेज एग्रीमेंट में बदल दिया है। ये कदम यूएस गवर्नमेंट की डिफॉल्ट की आशंकाओं को अंडरलाइन करता है। कहीं और एक भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज और एक पॉलिसी फर्म ने अलग से सरकार से क्रिप्टो फर्मों को यूनाइटेड नेशनल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तक पहुंचने देने के लिए कहा है, क्योंकि इसे 2022 में स्पष्ट रूप से निलंबित कर दिया गया था। एयरस्टैक एक वेब3 डेवलपर प्लेटफॉर्म है, जिसने सुपरस्क्रिप्ट के नेतृत्व वाले प्री सीड फंडिंग राउंड में दूसरे पार्ट को बंद कर दिया, जिससे टोटल $7 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए। फर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा समर्थित नेचुरल लैंग्वेज रिक्वेस्ट का उपयोग करके प्रोग्राम्स के लिए क्रॉस चेन डेटा का उपयोग करना संभव बनाती है, जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में एक कंट्रोवर्शियल लेकिन तेजी से बढ़ने वाली पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। अप्रैल में लॉन्च होने के बाद से एयरस्टैक ने 200 से अधिक डेवलपर्स को आकर्षित किया है, जिन्होंने मार्केटिंग इंजन से लेकर डिसेंट्रलाइज्ड सोशल और मैसेजिंग एप्लीकेशंस, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के लिए पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजर, कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए टूल और मार्केटिंग जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक उपयोग किया। 2022 की थर्ड क्वार्टर में फंडिंग साइकिल का फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, जिसमें समर्थकों के बीच पॉलीगॉन था। हैश्ड इमर्जेंट, NDC, प्राइमल कैपिटल, UOB वेंचर, सिग्नम कैपिटल और अन्य इन्वेस्टर्स भी शामिल थे। फेल्ड क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर डिजिटल शुक्रवार को लिक्विडेटिंग शुरू कर सकता है, जिसका लक्ष्य 1 जून तक कस्टमर्स को कैश और क्रिप्टो वापस करना शुरू करना है। न्यूयॉर्क के सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट में बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए दायर किए जाने के 10 महीने बाद बुधवार को एक बैंक्रप्सी कोर्ट के जज ने सुनवाई के दौरान वॉयेजर की लिक्विडेशन प्रोसीजर्स को मंजूरी दे दी। वॉयेजर के अनुसार कस्टमर्स को शुरू में अपने क्लेम अमाउंट्स का लगभग 36% वसूल करने की उम्मीद है। हालांकि वॉयेजर और फेल्ड क्रिप्टो बेहेमथ FTX के बीच क्लेम डिस्प्यूट की सफलता के आधार पर ये परसेंटेज बढ़ सकता है। वॉयेजर कस्टमर्स कैश, सपोर्टेड कॉइन्स या USDC के माध्यम से, अनसपोर्टेड कॉइन्स और वॉयेजर के VGX टोकन के माध्यम से अपनी रिकवरीज प्राप्त कर सकते हैं। DYDX अपने परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाना जाने वाला डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जो अब इकोसिस्टम के मैनेजमेंट को और अधिक डिसेंट्रलाइज्ड बनाने के और अधिक सबडाउस के निर्माण पर चर्चा कर रहा है।
ऑस्ट्रेलियन बेस्ड मार्केटिंग एजेंसी फॉक्स लैब्स डिजिटल की एक पोस्ट ने कई छोटे डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को निरीक्षण जिम्मेदारियों को विभाजित करने का सुझाव दिया। वर्तमान 2 मौजूदा सबडाउस से आगे जाने की चर्चा हो रही है, एक DYDX के अनुदान प्रोग्राम के लिए और दूसरा इसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए। DYDX कम्युनिटी कॉस्मोस ब्लॉकचेन पर अपने चौथे वर्जन में अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है। एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार इसका लक्ष्य DYDX को प्रोटोकॉल का पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन बनाना है। इसके अलावा DYDX फाउंडेशन द्वारा एक अलग गवर्नेंस पोस्ट के अनुसार एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन सबडाओ 19 जून को समाप्त होने वाला है। V4 के इमिनेंट लॉन्च और इसके ऑपरेशन की एक्सपायरी के साथ सबडाओ DYDX इकोसिस्टम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ रहा है, फाउंडेशन ने कहा। फ्रेंच रेगुलेटर्स यूनाइटेड स्टेट्स के बदलते रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से भाग रही क्रिप्टो फर्मों को आकर्षित करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विकसित कर रहे हैं। इस बीच फ्रांस क्रिप्टो करेंसी फर्मों का स्वागत करता है जो यूनाइटेड स्टेट्स में रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑफिशियल्स क्रिप्टो बिजनेसेस के लिए एक प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का वादा करते हैं। EU के मेंबर के पास वर्तमान में 74 लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो करेंसी कंपनियां हैं जिनमें बिटस्टैम्प और बाइनांस शामिल हैं। ये संख्या 100 से अधिक हो सकती है क्योंकि बिजनेसेस यूरोपियन यूनियन के माइका रूल्स के अनुसार नए कदमों की योजना बना रहे हैं जिन्हें पहले मंगलवार को मंजूरी दी गई थी। AMF के सेक्रेटरी जनरल बेनोइट डी जिविगनी ने कल रिपोर्टर्स से कहा कि फ्रांस 2019 लेजिस्लेटिव पीस का हवाला देते हुए क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज की पेशकश करने में एक प्राउड पायनियर बना हुआ है। एक क्रॉस चेन मैसेजिंग प्रोटोकॉल लेयर 0 और एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म इम्यूनफाई $15 मिलियन का बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए फोर्सेस में शामिल हो गए हैं। ये प्रोग्राम हाईएस्ट सिवियरिटी लेवल के साथ वल्नरेबिलिटी का पता लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम $15 मिलियन का रिवॉर्ड प्रदान करता है। रिवॉर्ड्स इम्यूनफाई वल्नरेबिलिटी सिवियरिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम पर आधारित होते हैं और इसके नियमों और शर्तों के अनुसार वल्नरेबिलिटी इम्पैक्ट के आधार पर भुगतान किए जाते हैं। लेयर 0 ओमनीचेन इंटरऑपरेबिलिटी के लिए एक प्रोटोकॉल है जो डेवलपर्स को कई ब्लॉकचेन पर कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। एथिकल हैकर्स को बग बाउंटी प्रोग्राम में एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज और बग्स की खोज और रिपोर्ट करने के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है। CoinGecko के सबसे रीसेंट फाइंडिंग्स के अनुसार फिलीपींस एक बार फिर Web3 गेमिंग में सबसे बड़ी रुचि वाले देश के रूप में उभरा है। ब्लॉकचेन आधारित गेमिंग की विकसित दुनिया में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए ये लगातार तीसरा वर्ष है जब फिलीपींस लिस्ट में सबसे ऊपर है। स्टडी जो Web3 गेमिंग रिलेटेड रिसर्च इंटरेस्ट पर आधारित है, ग्लोबल Web3 गेमिंग लैंडस्केप और इसके संभावित इम्प्लीकेशन में इंसाइट प्रोवाइड करता है। CoinGecko के निष्कर्षों से पता चलता है कि टॉप 15 देशों में Web3 गेमिंग में गहरी दिलचस्पी है। फिलीपींस के बाद चाइना को पीछे छोड़कर नाइजीरिया अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान जो पहले टॉप 5 से बाहर था इस साल तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। टॉप रैंकिंग वाले देश Web3 गेमिंग के साथ बढ़ती क्यूरियोसिटी और एंगेजमेंट प्रदर्शित करते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में इन उभरती टेक्नोलॉजी की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि कुछ देश क्रिप्टो करेंसी लीगलाइजेशन पर बहस करते हैं, अन्य उनके उपयोग पर नकल कसना जारी रखते हैं और पाकिस्तान उन देशों में से है जहां बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी अपनी स्थापना के बाद से कंट्रोवर्शियल रही है। पार्लियामेंट के अपर हाउस में सेनेट की स्थायी कमेटी की फाइनेंस पर चर्चा के बाद हाल ही में क्रिप्टो करेंसी डिबेट ने सुर्खियां बटोरी। आर्थिक संकट के दौरान लोग सरकार से कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर आयशा पाशा ने ये कहते हुए क्लियर कर दिया कि सरकार कभी भी पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं करेगी। एक लोकल न्यूज आउटलेट के अनुसार साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर हैन ड्यूक-सू ने हाई रैंकिंग वाले पब्लिक ऑफिशियल्स को अपनी क्रिप्टो करेंसी एसेट्स का खुलासा करने और रजिस्टर करने के लिए कहा है। 17 मई को प्राइम मिनिस्टर ने कथित तौर पर सेजोंग गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाई रैंकिंग वाले पब्लिक ऑफिशियल्स के एसेट्स रजिस्ट्रेशन में क्रिप्टो एसेट्स को शामिल करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री हान ने संवाददाताओं से कहा कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को एसेट रजिस्ट्रेशन में डिजिटल करेंसी शामिल करनी चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर पूरी तरह से चर्चा की जा सकती है और नेशनल असेंबली में निर्णय लिया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार प्राइम मिनिस्टर ने साझा किया कि व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि इसे रखना सही है।
अपनी स्थिति के समर्थन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अन्य वैल्यूएबल एसेट्स के रजिस्ट्रेशन की तुलना की। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान में एक निश्चित मात्रा में प्रेशियस मेटल को रजिस्टर करने की आवश्यकता है और क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग के लिए समान आवश्यकताओं को लागू किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सेंटर ने कहा है कि वह ChatGPT जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर विचार कर रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। कॉपीराइट चिंताओं और विशेष परिणामों को डिस्प्ले करने के लिए एल्गोरिदम से के बायस सहित कई इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कानूनों का अनुमान लगाया गया है। स्टडी के अनुसार सिमिलर पॉलिसीज वाले दूसरे नेशन रेगुलेशन के लिए प्रेरणा का काम कर सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने कहा कि AI बेस्ड प्लेटफॉर्म की बढ़ती पॉपुलैरिटी और यूसेज को देखते हुए सरकार उन प्रयासों को देख रही है जो अन्य देश AI एरिया को रेगुलेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक फ्रेमवर्क को फॉर्मलाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत कर सकता है। परिस्थितियों को देखते हुए वैष्णव ने पब्लिकेशन को बताया कि ये काफी संभावना है कि अन्य देशों के विचारों को साझा किया जाएगा और कानूनों को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल भी किया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Leading virtual digital assets or VDAs are struggling to make large moves as the analysts suggest they have failed in their attempt to break out of the current logjam. The prices are stuck in range amid downward bias due to the duality problem, that is, the altcoin season and liquidity pressure. Further, the concerns of US government default weighs on investor sentiment. Against the backdrop, Bitcoin and Ethereum continue to hover around the $27,000 and $1,800 levels, respectively. Bitcoin is currently trading at $27,392.02 with a 24-hour trading range sitting between $26,590.05 and $27,416.89. The flagship cryptocurrency is up roughly 1.5%. Ether is flat at $1,823.86. In the recent past, the crypto price action has been relatively subdued despite volatility coming back a bit due to thin liquidity in the market, analysts have pointed out. The global crypto market cap increased 0.75% to $1.14 trillion over the last 24 hours. The total crypto market volume during the same period has improved 20.76% to $34.42 billion. The total volume in DeFi is currently $2.39 billion or 6.94% of the total crypto market volume. The volume of all stablecoins is now $31.56 billion, which is 91.70% of the total crypto market volume. Bitcoin's dominance is currently 46.59%, an increase of 0.11% over the day. IC15 index, the barometer of top 15 tokens, was last quoting at 37,883.02, up 0.74%. Meanwhile, Tether, the issuer of the $82 billion USDT stablecoin, reported $1.48 billion of net profits in 2023 Q1 and revealed $1.5 billion in BTC holdings. The company has decided to buy Bitcoin for stablecoin reserve using profit. Another stablecoin issuer, Circle, has ditched treasury bills that mature beyond May 31st, rotating assets to cash and overnight repurchase agreements instead. The move underlined the fears of US government default. Elsewhere, an Indian crypto exchange and a policy firm have separately asked the government to let crypto firms access the National Unified Payments Interface after it was ostensibly suspended in 2022.